गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश किए जारी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। देश भर में रात्रि कर्फ्यू हुआ खत्म। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे। शिक्षण संस्थान, मेट्रो और सिनेमा घरों पर जारी रहेगी पाबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। भारत द्वारा $353 मिलियन की आर्थिक सहायता के अंतर्गत बनने वाले 5 प्रोजेक्ट में से एक ये नई इमारत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अहम मील का पत्थर होगी साबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ बातचीत और भविष्य के लिए दृष्टि और प्रारूप पर किया विचार विमर्श। सहायक विकास की वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी हुई चर्चा। बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार बैंकिंग प्रणाली के पीछे मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुले बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार। 1,30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि इन खातों में है जमा। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई योजना हर घर वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच के लिए बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच की करती है परिकल्पना। और भारत में कोविड से रिकवरी रेट बढ़कर हुई 64.50% के पार। 9,88,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। मृत्यु दर सुधरकर 2.23% के निम्न स्तर पर। दुनिया भर में अब तक 1,71,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में मृतकों का आंकड़ा 90,000 के पार, जबकि सबसे ज्यादा संक्रमण के मामलों में अमेरिका शीर्ष पर। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश को मिल गई है नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। मौजूदा वक्त की जरूरतों के साथ साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किए गए हैं, ताकि देश के बच्चे और युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, उनका कौशल विकास हो सके और वो अंक नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित कर सके। बुधवार का दिन देश के शिक्षा इतिहास के लिए बेहद खास रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कारक्षम, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी, तो उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। It is aimed at bringing transformational change, not incremental change, but transformational change in both higher education sector and the school education. The new system in school will be 5+3+3+4 in place of 10+2. जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो वहां तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा
या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहां पॉसिबल हो। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। Regarding the technology, you know that the internet and things like that were just getting into the picture in 30 years back, and today you know the importance of internet in the context of a technology for education. Also, course. things are now changing even faster in terms of artificial intelligence, expert systems, machine intelligence, and things of that kind, and they are all going to have disruptive influence on the educational front. गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था, और अब केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा का कायाकल्प करने और नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आधार भूमि तैयार कर दी है। शैलन मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मैं हार्दिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुमोदन का स्वागत करता हूं। लंबे अरसे से लंबित बहुप्रतीक्षित सुधार शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में कई लाख जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि ये शिक्षा नीति 2020 5 स्तंभ पर आधारित है, जिसमें उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, वहन करने की समर्थता और जिम्मेदारी शामिल है। ये युग ज्ञान का युग है, जहां सीख, अनुसंधान और आविष्कार काफी अहम है। नई शिक्षा नीति भारत को एक ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित करेगी। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता की अहमियत को सुनिश्चित करेगी। उसमें बेहतर आधारभूत संरचना, आविष्कार परक शिक्षा केंद्र के जरिए पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले की वापसी, कई विधियों के जरिए सीखने की प्रवृत्ति पर खासा जोर है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि 10+2 की स्कूली पाठ्यक्रम की संरचना को 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम संरचना से बदल दिया गया है। ये छोटे बच्चों को लाभान्वित करेगा। बच्चों के मानसिक विकास के लिए इसे विश्व में प्रचलित बेहतर चलन के मद्देनजर बनाया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम के आमूलचूल परिवर्तन के साथ अध्यापन के तरीकों में भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। माध्यमिक स्तर पर कई विदेशी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय सांकेतिक भाषा का पूरे देश में एक मानक भी होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है और पिछले 34 साल से भारत को इस तरह की एक भविष्योन्मुखी योजना की सख्त जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का आभार प्रकट करते हो ये नए भारत के निर्माण में एक अद्वितीय भूमिका निभाएगा। गृहमंत्री ने एक और ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य समग्र एवं विविध विषयक रुख के जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाना है। विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से देश भर में बच्चों का समग्र विकास होगा। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दिए जाने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देने के कदम का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर राकेश भटनागर ने स्वागत किया है। As we strive to realize the dream of New India,
the new education policy will pave way to transform into a knowledge-based superpower. The proposal to establish a national research foundation will boost the research infrastructure in the country as well as promote the research culture in institutions of higher learning, which is the need of the hour. Most significantly, the new education policy is reflective of the vision to ensure holistic development of students who know how to make education a tool to change lives and address the problem faced by one and all. भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में इस क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को हल करने के साथ युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा हासिल करने में पहले की तुलना में सहूलियत होगी। नई शिक्षा नीति का मसौदा भारत की संभावनाओं को, भारत की आकांक्षाओं को, भारत के नौजवानों को के सपनों को पूरा करने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना, इससे शिक्षा के प्रति हमारी सरकार की सोच प्रकट होती है। इससे पता चलता है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शिक्षा है और एक नया भारत बनेगा, एक स्किल भारत बनेगा जो अपने सपनों में रंग भर सकेगा। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, पिछले 34 साल से इंतजार था कि शिक्षा नीति में बदलाव पिछले 34 साल से नहीं हुआ था, अब ये अहम बदलाव हुए हैं। कितने अहम, कितने जरूरी थे ये बदलाव और किस तरह से नए भारत की दिशा में ये अहम रोल निभा सकते हैं? जी तेजेंद्र, देखिए बिल्कुल पिछले 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है और 34 साल में तकनीक के क्षेत्र में काफी बदलाव हमें देखने को मिले हैं और जो पिछले 3 दशक का समय रहा है उसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं तकनीक के क्षेत्र में। और ये जो नई शिक्षा नीति है वो इन सभी बदलावों को समाहित करती है और जैसा कि बताया गया कि ये जो 5 पिलर हैं उन पर आधारित है, चाहे एक्सेस है, इक्विटी है, अकाउंटेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है। तो अब तक जो इससे पहले हमने देखा कि जो मुख्य जोर पहले की सरकारों का जो था वो एक्सेस पर था, मतलब कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाए, देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए। शिक्षा को हर कोने तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन जो क्वालिटी की बात थी, चाहे इक्विटी की बात थी, बराबरी की शिक्षा देने की बात थी, वो कहीं पीछे छूट गया था। तो अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें शोध पे, नवाचार पे, जो रिसर्च वगैरह पे ज्यादा जोर दिया गया है और ये निश्चित तौर पर आने वाले समय, चूंकि अब जमाना शोध और नवाचार का है और जब तक इस पर फोकस नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना इनोवेशन के और बिना रिसर्च के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टेक्नोलॉजी पर फोकस दिया गया है और वो भी टेक्नोलॉजी जो कि इंटीग्रेटेड हो, यानी सबको साथ लेकर चले। ऐसा नहीं कि कोई छात्र इस टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गया और कोई आगे बढ़ गया। तो इसी के लिए एक स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाया गया है डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो पीछे छूट गए हैं उनको भी बराबरी का अवसर मिल सके। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण जो शिक्षा नीति है वो काफी बड़े बदलाव लाएगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर खास तौर पर बात करें तो जिस तरह से जो अलग अलग रेगुलेटर की बजाय एक ही सिंगल रेगुलेटर, जो हायर एजुकेशनल जो रेगुलेटर अथॉरिटी का जो गठन की बात की गई है, वो जो उसमें काफी अहम बदलाव लाएगी। और उसके अलावा जिस तरह से उच्च शिक्षा में, जैसा आप जानते हैं कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, सपोज अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में ही आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार चली जाती है। तो ऐसे में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की जो बात कही गई है वो काफी महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए कोई छात्र 1 साल पढ़ाई करने के बाद या 2 साल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, तो उसको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा या 2 साल के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। और जो छात्र अगर नौकरी करना चाहता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद, वो 3 साल की डिग्री कोर्स कर सकता है। और अगर कोई इसी तरह कोई अगर छात्र आगे रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए 4 साल की डिग्री का भी विकल्प है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहु विषयक बनाया गया है इसको। अगर कोई छात्र साइंस का स्टूडेंट, कोई अगर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है, म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो भी एक मेजर और माइनर का ऑप्शन दिया गया है।
तो उसी तरह ये जिस तरह के बदलाव है जी, रिसर्च पे जी। काफी फोकस है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो अलग अलग अभी जो जी। रिसर्च अलग अलग मंत्रालयों के चलते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक सिंगल फंडिंग एजेंसी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है जो जिसका असर हमें आने वाले 2 दशकों के दौरान देखने को बिल्कुल, मिलेगा। इसका असर आने वाले 2 दशकों में देखने को मिलेगा। बेहद अहम ये बदलाव। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर और अधिक हमें जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ आज मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य तथा दोनों देशों के विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में होगा। सुप्रीम कोर्ट का नया भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के $353 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। ये 10 मंजिला भवन 4,700 वर्ग किलोमीटर में फैला है। परियोजना निर्धारित समय और अनुमानित लागत से कम में पूरी की गई है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। ये परियोजनाएं भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत हैं। मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट का नया भवन राजधानी पोर्ट लुई में महत्वपूर्ण स्थल होगा और दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का परिचायक होगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये भारत मॉरिशस मैत्री का एक अन्य उदाहरण है और भारत इस प्रमुख परियोजना में सहयोग देकर गौरवान्वित है। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की और विकास में वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों, एसएचजी किसानों को अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने और विकसित करने के लिए संस्थागत ऋण का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्थिर ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर बैंक को अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए। बैंकों को सभी प्रस्तावों को एक ही कसौटी से नहीं परखना चाहिए। इन्हें अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए और बैंकेबल प्रस्तावों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें पूर्व के एनपीए के नाम पर मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार पूरी मजबूती के साथ बैंकों के साथ खड़ी है। बैंकों को सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आदि फिनटेक अपनाने चाहिए। इससे उन्हें अपनी क्रेडिट पहुंच बढ़ाने, ग्राहकों के लिए चीजें आसान बनाने, लागत कम करने और धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए मजबूत और किफायती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बीच रुपए और यूपीआई के चलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। बैठक में एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, अतिरिक्त केसीसी कार्ड, एनबीएफसी और एमएफआई के लिए लिक्विडिटी विंडो आदि योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि अधिकांश स्कीमों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन बैंकों को प्रोएक्टिव होने और लक्षित लाभार्थियों के साथ सक्रियता से जुड़ने की जरूरत है ताकि संकट के इस दौर में उन्हें समय पर ऋण सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सरकारी पोर्टल के मुताबिक योजना के अंतर्गत खुले बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 करोड़ 5 लाख जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि इन खातों में जमा है। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई योजना हर घर वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच के लिए बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति। एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स और असेंबली हॉल जैसी जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरत पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की परीक्षण, निगरानी और उपचार रणनीति से मृत्यु दर को कम स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है। भारत में कोविड-19 की वजह से मृत्यु दर 2.23% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 35,286 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिससे अब तक ठीक हुए कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर 9,88,029 हो गई है। देश की कोविड से स्वस्थ होने की दर 64.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 4,08,855 नमूनों का परीक्षण किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 5 अगस्त से मिशन बिगिन अगेन के तहत कई रियायतें भी दी गई हैं, जिसमें मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी, जहां थिएटर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट नहीं है। वहीं कई तरह की खेलों की भी सशर्त मंजूरी दी गई है। दोपहिया वाहनों पर 2 सवारियों को इजाजत होगी और 4 पहिया वाहनों पर चालक के अलावा 3 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो दिख रहा है, लेकिन अब भी 21 जिलों में इसका काफी असर है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को बारपेटा, कोकराझार और कामरूप जिले में 3 और की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 107 हो गई है। 16,54,000 से अधिक आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित है, जबकि बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 1,536 है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अब भी गोलपारा है, जहां 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राहत शिविरों की संख्या 208 है, जहां 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बुधवार को 36 लोगों को बचाया। एसडीआरएफ की रिपोर्ट के अनुसार जो फसली क्षेत्र डूब गया है, वो फिलहाल घटकर 92,899 हेक्टेयर पर आ गया है। केएनपीटीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क का 65% पानी में डूबा हुआ है। असम में बाढ़ के कारण अब तक 142 जानवरों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की और उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कुमटिया नदी में तटबंधों के चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। बिहार में भी बाढ़ का कहर नहीं थम रहा है। बाढ़ के पानी कुछ इलाकों में फैल गया है। 12 जिलों में 901 प्रखंडों की 901 पंचायतों में 38 लाख की आबादी बाढ़ का प्रकोप झेल रही है। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 979 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जहां 17 ब्लॉकों की 145 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हुई। बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा सहित कई नदियों का जलस्तर अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और स्थिति की जानकारी ली। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र को
मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। राज्यपाल श्री मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को स्पीकर ने चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का स्पीकर की कार्रवाई में दखल देना सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ को फैसलों के खिलाफ है। स्पीकर को अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। 26 जून 2020 जम्मू कश्मीर के उन विस्थापितों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया जब उन्हें अपने राज्य के स्थायी निवास के प्रमाण पत्र सौंपे गए। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 70 वर्षों से अपने इस अधिकार से वंचित लोगों ने नागरिक अधिकार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाया। कई लोगों ने तो इसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद हजारों परिवारों के जीवन में नया सवेरा आया है। उन्नीस 1947-48 में जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की कहानी अत्यंत लोमहर्षक है। देश के विभाजन के साथ लाखों रिफ्यूजीज ने मुल्क के कई जगहों में शरण ली और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। लेकिन मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू में आए लोगों की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। इन लोगों ने अपनी जान बचाते हुए, सरहद लांघते हुए अपना डेरा जम्मू और आसपास के इलाकों में डाला। कई लोगों ने बाद में दिल्ली और आसपास के राज्यों में शरण ली, लेकिन कई परिवार जम्मू में ही रह गए। 3 पीढ़ियां इनकी शिविरों में कट गईं, ना नीचे जमीन और ना ही ऊपर आकाश, न शिक्षा के अवसर और न विकास के। मानवाधिकारों से रहित हजारों पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा जवानों को वर्षों से इन्हें जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद नागरिकता नहीं मिली। जाहिर है इनके बच्चों को ना तो शिक्षा ही मिली और ना ही सरकारी नौकरी। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आज इन्हें तमाम नागरिक अधिकार मिल गए हैं। पब्लिक को घर घर में सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है। उसी सिलसिले में आज हमने 2 पंचायतें कवर की हैं, एक प्राणु और रेवाड़ा। मैक्सिमम हमने फर्स्ट स्टेप्स में जो कवरेज की है वो स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखा है कि पहले स्टेप में हम स्टूडेंट्स को देंगे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप का यहाँ पे इनेकाद किया, जिसकी वजह से यहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे हमें यहाँ ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नया डोमिसाइल लॉ है उसमें जो जॉब्स में रिजर्वेशन है, तो उसको लेके जो नई पोस्ट्स वगैरह एडवर्टाइज करेगी जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की जो पोस्ट एडवर्टाइज करेगी, तो यहाँ की जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए खास तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले ऐसे हजारों लोगों के लिए न्याय का दिन था। कई पीढ़ियां खप गईं, लेकिन वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा सफाई के अलावा दूसरा कोई रोजगार ही ना ढूंढ पाया। देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने पढ़कर आरक्षण के जरिए काफी तरक्की की, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनकी हालत जस की तस बनी रही। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद 1 साल में ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी में मानो सपनों के पंख लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना मुल्क, अपनी पहचान मिली है। 5 अगस्त 2019 को संसदीय लोकतंत्र में एक अहम फैसला रिफ्यूजी और वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए आया। 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अब तक इन लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन नई डोमिसाइल पॉलिसी ने इन लोगों की जिंदगियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मसरूर फैजी, DD न्यूज़ के लिए।